देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता, आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच जिले के प्रमुखों को ज्ञापन सौंपने की बात कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार साइकिल पर विरोध करने के लिए निकले हुए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना करने पहुंचे थे। दिल्ली में इस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमतें सबसे ऊंचाई पर है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जो नेता है उनको हिरासत में लिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है और जनता के साथ साथ विपक्ष भी इसकी आवाज उठा रहा है। ये यानी कि कह सकते हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से पेट्रोल और डीजल को कम करने की जो दामों के इजाफा किया गया है उनको कम करने के लिए हर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस तीनों ही मिलकर जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता की आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जो देखना आ रहा है कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको अरेस्टिंग भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन उनको प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। कई जगहों पर उनको अरेस्टिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जनता की जो आवाज जब कोई उठाता है तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखना होता है कि जनता की आवाज उन सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचनी चाहिए और वो आवाज पहुंचाने का काम इस टाइम कांग्रेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता की आवाज जब तक सरकार के कानों में पहुंचेगी और सरकार जब एक्शन लेगी या नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता अपना शायद गुस्सा दिखा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है क्या हो सकता है कि इलेक्शन का जो समय आने वाला है, यानी कि कहते जो बिहार के अंदर इलेक्शन है या फिर जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता नाराज होगी और जनता शायद सरकार को मौका नहीं देगी दोबारा से आने का। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस से जूझ रही है वहीं अगर भारत की भी बात करें तो 5 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन ऐसे संकट काल में जहां लोगों को घरों में रहने की हिदायतें दी जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगर और जगह की तस्वीरों की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी कह सकते प्रदर्शन कर रही है यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल को लेकर और वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करती नजर आ रही है। क्योंकि लगातार जो कोशिश उनकी है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का, मगर आवाज पहुंचाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी भी चल रही है उससे बचने के लिए। मगर जिस तरीके से ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको हटाना जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की और इनको सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के अंदर मजबूर होकर पालन करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार चाहे कोई भी हो या फिर विपक्ष हो या कोई भी नेता हो तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए यही एक रास्ता है। मगर जनता की जो आवाज उठानी है वो भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जनता को भी और प्रदर्शनकारियों को भी और जो विपक्ष है उसको भी। जी राजीव तिवारी, कहीं ये जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर राजनीति चमकाने का एक स्टंट तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल बता दें क्योंकि राजनीति का समय जरूर स्टार्ट हो चुका है। हम सबको पता है कि बिहार के इलेक्शन भी आने वाले हैं और उसके बाद में दिल्ली के भी आएंगे या फिर और भी राज्यों के आएंगे। तो कहीं ना कहीं जरूरी है जब विपक्ष के बाद में मौका हाथ में लगाए तो शायद मौके को हवा हाथ से जाने देने नहीं चाहेंगे। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से राजनीति की जा रही है उसके साथ साथ कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। मगर दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं किसी न किसी की तरीके से लापरवाही की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा सरकार किस तरीके से मेंटेन करती है दोनों चीजों की, या फिर जनता की आवाज सुनती है या फिर विपक्ष की आवाज सुनती है। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। अगर मुंबई की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और किस किस प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जा रहा है, एहतियात बरती जा रही है कोरोना वायरस को देखते हुए? देखिए, कांग्रेस हर बार आक्रामक रही है। ऐसे में एक बार कांग्रेस को वापस से मुद्दा मिला है। लगातार 23 दिनों से मुंबई में जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। ऐसे में अब ये पहली बार हो रहा है कि डीजल की कीमत जो है पेट्रोल से काफी ज्यादा हो गई। उसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से आक्रामक हो गई। कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो लगातार जो है ऑनलाइन के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को भी देखते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है जो लगातार जगह जगह पर बैनरबाजी करके और अपना विरोध जताते हुए ये पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जी, राहत पैकेज की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राहत पैकेज भी दिया गया था। वहीं अब दूसरी ओर देखा जाए तो महंगाई की मार भी जनता को मिल रही है, जेबों पर काफी असर पड़ा है, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर हो या अब पेट्रोल और डीजल के दामों की बात की जाए। जी देखिए, जिस तरह से सरकार ये चाहती है कि आर्थिक जो देश की स्थिति है, हालांकि कोरोना काल में देश की स्थिति और भी दयनीय हो गई है, उसको देते हुए सरकार ये कोशिश कर रही है। लेकिन इस कोशिश के बीच में आम जनता की जो जेब है वो कहीं न कहीं खाली नजर होते हुए आ रही है। ऐसे में सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि जो अन्य राज्य सरकार की भी इसकी जो महाराष्ट्र की बात किया तो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, त्रिकोणीय सरकार है, लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कहीं न कहीं विफल है। अब लगातार जो केंद्र की जो सरकार है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लगता है हमारा संपर्क टूट गया है संवाददाता से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जता रही है पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। आपको बता दें कि लगातार 3 हफ्तों से वृद्धि होती जा रही है पेट्रोल और डीजल के दामों में। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया है, अपने फैसले के बारे में जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और ये कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर, कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने खुद को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से अलग करने का ऐलान कर दिया है। वो अब हुर्रियत का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार बदल रहे सियासी हालात के बीच यह अलगाववादी खेमे की सियासत का सबसे बड़ा घटनाक्रम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, गिलानी ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने 2 गुटों में बटी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुटों के सभी घटक दलों के नाम एक पत्र में जारी किए हैं। अपने ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालातों में मैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देता हूं। मैंने हुर्रियत के सभी घटक दलों और मजलिस शूरा को भी अपने फैसले से अवगत करवा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा।
दिल्ली से इस वक्त की अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। कोरोना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं है। अभी हमारे पास 1350 बेड हैं, माफ कीजिएगा 13,500 बेड हैं, जिसमें से 6,000 भरे हैं और 7,500 खाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना से लड़ाई के बीच उन्होंने प्लाज्मा बैंक की भी बात की है। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। इस संकट के बीच सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की। दिल्ली सीएम ने कहा कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। इसमें जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हुआ है वो अपना प्लाज्मा दे सकता है। इसी के साथ ही सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों को प्लाज्मा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब बेड्स की कमी नहीं है। अभी हमारे पास 13,500 बेड हैं, जिसमें से 6,000 बेड भरे हुए हैं और 7,500 खाली है। दरअसल कोरोना वायरस के मामले दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मीडिया के सामने मुखातिब वो हुए और जानकारी दी। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, आज फिर एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से मुखातिब हुए और दिल्ली में बेड्स की स्थिति को लेकर उन्होंने बातचीत की। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बेड की कमी नहीं है और कहीं ना कहीं जो बैठक की चीज रही है वो जरूर है, क्योंकि लगातार उनको भी पता है कि लगातार कोरोना जैसे महामारी के पैर पसारती चली जा रही है और कहीं ना कहीं जनता उसकी गिरफ्त में आती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली की जनता जो इस टाइम कोरोना से पॉजिटिव होती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की चिंता होना लाजमी है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे पास बेड की अभाव नहीं है, मतलब जो कुछ दिन पहले अभाव था वो अब अभाव। लेकिन राजीव तिवारी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि 83,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 27,000 मामले एक्टिव है। तो ऐसे में क्या ये 7,500 बेड पर्याप्त होंगे? देखिए, एक चीज गौर करने वाली होगी, जिस तरीके से वो 5,000 जो बेड है उनके लिए जो कह रहे हैं वो, यानी कि कह सकते हैं कि जो अभी एक्टिव केस है वो लगभग 27,000 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है वो 5,000 बेड जरूर कम पड़ेंगे। मगर जो केंद्र सरकार जो उनकी सपोर्ट कर रही है, यानी कि जो निरंकारी जो संस्था है वहां पर जो लोगों की जगह के अंदर बेड अवेलेबल कराए गए हैं लगभग 10,000, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को वो नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वो कह रही है कि केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है और उनके पास बेड का अभाव नहीं होगा। मगर एक चीज देखने वाली बात है कि जो निरंकारी संस्था के अंदर जो बेड लगाए गए हैं वो वेंटिलेटर नहीं है, नॉर्मल बेड है। मगर दिल्ली सरकार शायद इस चीज को समझ नहीं रही है कि वेंटिलेटर की जरूरत कब पड़ती है और नॉर्मल बेड की जरूरत कब पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत दिल्ली सरकार अपने दावे कर रही है, केंद्र सरकार अपने दावे कर रही है, मगर जनता को कितनी राहत मिलेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार कोरोना जैसी महामारी अपना काम कर रही है, जनता उसकी गिरफ्त में चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता को बचाने के लिए नॉर्मल बेड नहीं, वेंटिलेटर बेड की जरूरत पड़ी और ये समझना होगा दिल्ली सरकार को। जी राजीव तिवारी, क्या केंद्र के दखल के साथ ही दिल्ली में कुछ प्रभाव पड़ा है? क्या कुछ स्थिति बेहतर हुई है? जिस तरीके से लगातार स्थिति के अंदर बेहतरपन जरूर आ रहा है, क्योंकि लगातार 83,000 से ज्यादा मामले हैं और कहीं ना कहीं 50,000 के करीब जो मामले हैं वो ठीक होने के हैं, यानी कि मरीज जो है रिकवरी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है लगभग 27,000 के करीब अभी जो करंट का मामला है, यानी कह सकते हैं अभी जो वेंटिलेटर पे है या फिर अस्पतालों के अंदर भर्ती है वो मरीज जरूर है। मगर 27,000 के साथ साथ ये समझना होगा दिल्ली सरकार को जो उनके पास बेड है या फिर अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं हैं वो कितनी मुहैया लोगों तक हो सकती है, क्योंकि अभी लगातार डोर टू डोर जो कैंपेनिंग की जा रही है, यानी डोर टू डोर चेकअप किया जा रहा है, उसके अंदर और मरीजों के आने के आसार बनते हैं, क्योंकि जब और मरीज आएंगे तो कहीं ना कहीं अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं वो कम पड़ सकती है, दिल्ली सरकार के जितने दावे हैं वो भी कम पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को समझना होगा कि क्या क्या परिस्थिति कितनी भयानक होने वाली है या भयानक हो सकती है। बिल्कुल राजीव तिवारी, यहाँ दिल्ली सरकार के साथ साथ जनता को भी समझना होगा जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला हुआ है।
स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में आतंकी हमला हुआ है। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। ग्रेनेड हमला करके घुसे थे आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में ये आतंकी हमला हुआ है। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। ग्रेनेड हमला करके घुसे थे आतंकी। कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में 4 आतंकी घुसे और अंधाधुंध फायरिंग की। फिलहाल चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि आतंकियों की फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। बता दें कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों ने स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के मेन गेट पर ग्रेनेड से हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए इमारत में घुस गए। इस फायरिंग के दौरान एक पुलिस अफसर और एक सिक्योरिटी गार्ड के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। मौके पर पुलिस और रेंजर्स के जवान पहुंच गए हैं। प्रभात त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी सलोनी, मेरा नाम महेंद्र त्रिपाठी है जी। और सवाल करें तो जवाब दें। जी जी। महेंद्र त्रिपाठी, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। जी, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान अब अपने ही घर में घिर गया है। क्योंकि वो आतंकवाद भारत में फैला रहा था, उसको नहीं पता था कि वो आतंकवादी उसके लिए भी खतरा है। आज उन्होंने यही किया मौत। आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच तक। हाँ जी सलोनी जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। कंटिन्यू कीजिए सर। जी हेलो जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आतंकियों को मार गिराया गया है पाकिस्तान में भी। जिस पाकिस्तान की बात करें, अगर बार बार वही पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो आतंकवाद से वो भी अछूता नहीं है। देखिए सलोनी, चूंकि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और भारत के खिलाफ बार बार जो है वो हमले करवाता है और सीज फायर करता है। और आज कहीं न कहीं वो आतंकवादी जिसको उन्होंने पाल रखा है उनके लिए ही खतरा बन गए हैं। आज वो उन्होंने पाकिस्तान में ही कराची में हमला कर दिया है और 9 लोगों की संख्या बताई जा रही है कि 9 लोगों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है और जिसमें जो है 4 आतंकवादी भी मारे गए हैं। तो कहीं न कहीं अब वो आतंकवाद उनको ही भारी पड़ रहा है जो बाहर भेजते थे, क्योंकि आतंकवादी भी अब कहीं न कहीं इनके समझ में आ रहा होगा कि ये हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जहां से इस्तेमाल हो रहे हैं वहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो आतंकवादी को वो पाकिस्तान में पाल रहे थे आज वही उनके लिए खतरा बन गए हैं। इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। जी, महेंद्र त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान स्थित कराची के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस के हवाले से ये वहां से खबर सामने आ रही है पाकिस्तानी मीडिया की ओर से कि चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा 4 सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस उप निरीक्षक की मौत हो गई है। साथ ही 3 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक
सोमवार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में 4 आतंकी घुसे और अंधाधुंध फायरिंग की। फिलहाल चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों की फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आज पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के बाद आतंकियों ने, और जिसमें कम से कम 5 लोगों की जो है मौत हो चुकी है, और हालांकि आतंकी भी मारे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह से लगातार आतंकवाद को पालता रहा है, अब उसी के पाले आतंकी पाकिस्तान के अंदर भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, वहां पर भी लोगों को मार रहे हैं। ये पाकिस्तान को समझना खुद होगा, क्योंकि जिस तरह से वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवाद को पाल रहा है, लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर आतंकवादी भेज रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान खुद भी जो है आतंकवाद से अछूता नहीं है। वहां पर भी आज जो इस तरह से हमला हुआ है, हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स ने जो है जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इस आतंकवाद का दंश जो है वो आखिरकार झेलना होगा। जी, आता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे में अगर पाकिस्तान की बात की जाए, वो भी इस मुसीबत से इस समय जूझ रहा है, लेकिन फिर भी बार बार कोशिशें की जा रही है, सीज फायर किया जा रहा है, आतंकियों को भारतीय सीमा में ढकेला जा रहा है, बावजूद इसके सबक नहीं ले रहा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर का राग अलापता रहा है, और जब से 35 और 370 को हटाया है उसके बाद से तो लगातार LOC को टारगेट करता रहा है। लगातार आतंकवादियों को इस पार धकेलने के लिए, भारतीय क्षेत्र में धकेलने के लिए भारी संख्या में जो है वो गोलीबारी जो है वो करता रहा है। बड़े बड़े गोलों से वो सीज फायर वायलेशन जो है वो करता है, ताकि आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में भेज सके। लेकिन खुद भी पाकिस्तान जो है आतंकवाद का शिकार है। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से कहें तो आतंकवाद की जो है वहां पर भी अब तूती बोलने लगी है। आतंकवाद जो है वो वहां पर भी अब पनपना शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान को खुद समझना होगा कि आतंकवाद जो है किसी का सगा नहीं है। आतंकवाद को अगर पनाह देगा तो उसका भी यही हाल होगा। जी, कि अगर पहले की भी बात की जाए तो ऐसे आतंकवादी हमले पहले भी पाकिस्तान में होते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया है पाकिस्तान की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान शुरू से ही एक शतम युद्ध जो है वो छिड़े हुए है। लगातार आतंकवादी वहां पर पालता है, खास करके जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो, और भी कई संगठन जो है वहां पर मौजूद हैं। हालांकि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े आतंकवादी और उनके कमांडरों को पाकिस्तान लगातार पनाह देता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को खुद समझना होगा, अगर हम आतंकवाद को पनाह देंगे तो हमारी जनता भी, हम और खुद पाकिस्तान की सरकार भी वहां पर सेफ नहीं है, क्योंकि लगातार आतंकवाद की जाए। दूसरा, अगर ग्रे लिस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, और ये सिर्फ आतंकियों को पनाह देने की बदौलत है। जी बिल्कुल, देखिए खास करके अगर ग्रे लिस्ट की बात करें तो लगातार पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है, कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसे में अगर लगातार ग्रे लिस्ट में रहा तो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, और जो आर्थिक मदद उसको विश्व स्तर पर मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी। तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। पाकिस्तान का आने वाली जनरेशन है वो कर्जे में डूब चुकी है। तो ऐसे में पाकिस्तान को अपनी जनता की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि आतंकवाद के ऊपर। आतंकवाद को पनाह देनी बंद करे, आतंकवाद की फैक्ट्रियां जो चलती हैं उनको बंद करे, तभी जाकर पाकिस्तान के अंदर भी शांति हो सकती है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।